नमस्कार, मैं एनके सिंह। मोदी जी ने राम राज्य तो शुरू कर दिया, आप सब लोग को मालूम है कि देश में राम राज्य आने जा रहा है। लेकिन ग्लोबल करप्शन इंडेक्स, इसमें भारत पिछले साल के मुकाबले फिर फिसल गया है और नीचे चला गया है। माने भ्रष्टाचार भारत में और बढ़ा है। और ये कोई खास संस्था नहीं है, ये संस्था 1995 से हर साल दुनिया के देशों के करप्शन को लेके जो परसेप्शन बनता है, जो जनता में परसेप्शन है, उसको उसका आकलन करती है, तमाम पैरामीटर्स है उसके। और 12 संस्थाएं इसको, जो वर्ल्ड की जानी-मानी संस्थाएं जिसमें वर्ल्ड बैंक भी है, उनके असेसमेंट्स लेती है और बाकी पब्लिक परसेप्शन लेती है। तो उसका कहना है, अभी कल ही रिपोर्ट आई है, और उसका कहना है कि भारत 85वें स्थान पे था, 180 देशों में 85वें स्थान पे था, और ये फिसल के 93rd पोजीशन पे आ गया है, 8 खाने नीचे गिरा है। आप समझ सकते हैं। और ये वहां पे आ गया है, ऑलमोस्ट मुकाबला कर रहा है जो 2011 में जो भारत की स्थिति आपको याद होगा, अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था और बहुत कुछ करप्शन को लेके हुआ था, जिसमें जनता आक्रोश में थी और सरकार बदली। उसके बाद आपने चुनाव में 2014 में मोदी जी को लाए और मोदी जी ने कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन सब कुछ हो रहा है, खूब खाने दिया जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट चौंकाने वाली है। हम वहीं पहुंच गए हैं जहां 2011 में थे। जबकि मोदी जी का कहना है कि राम आएंगे, झोपड़े में भी राम आएंगे और सब घर में राम आएंगे, और राम आ चुके हैं, मोदी जी उनको ले आए हैं। लेकिन इस साल करप्शन इंडेक्स में हम फिर फिसल के 8 खाने फिसले हैं। 8 खाने फिसल के 93rd पोजीशन पे आ गए हैं। पिछले, आप यूं समझिए कि 29 सालों में 2011 के बाद ये सबसे नीचे हम करप्शन में हैं। हमारा भ्रष्टाचार, इस देश में भ्रष्टाचार सबसे बुरी हालत में है पिछले 29 सालों में। लेकिन मोदी जी का कहना है कि नहीं, राम राज्य आ गया है। शायद राम राज्य का यही मतलब हुआ करता होगा। लेकिन आज सबरी होती और मोदी रूपी राम आए होते, तो वो सबरी यही पूछती कि भैया ये करप्शन कब खत्म होगा आपका, ये कब, ये अडानी अंबानी और मेरे झोपड़े को, तो जो झोपड़ा है वो झोपड़ा ही रहा। लेकिन अडानी अंबानी कोरोना काल में भी हर घंटे जिसकी आमदनी 80 करोड़ रुपया बढ़ जाती हो, वो कौन सा जुगाड़ है वो बताओ। मेरे झोपड़े में तो आए हो, बेर भी खिलाएंगे, लेकिन ये कौन सा जुगाड़ है जिससे अडानी का बढ़ता जाता है, अंबानी का बढ़ता जाता है कोरोना में भी, जबकि कोई फैक्ट्री नहीं चल रही थी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होगी कि इस करप्शन इंडेक्स को चुनाव के टाइम में आया है, मोदी जी बेचैन हो जाएंगे क्योंकि वो तो राम राज्य लाने की बात दे रहे हैं और आ गया करप्शन भयंकर। तो अब करेंगे क्या? अब देखिएगा अगले 24-48 घंटों में इसके खिलाफ सरकार बोलेगी ये तो बकवास है, ये कुछ होता नहीं है। भूख का इंडेक्स आया था तो भी कहा था, अब इस इंडेक्स पे भी यही कहा जाएगा। लेकिन यहां पे सबसे बड़ी बात जो है, पाकिस्तान, ये बात सच है कि पाकिस्तान हमसे नीचे है। पाकिस्तान 133वें नंबर पे है। ये भी सच है कि श्रीलंका 115वें नंबर पे है। लेकिन पाकिस्तान के बारे में ग्लोबल हंगर इंडेक्स जब बनाकर ये रिपोर्ट आई, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का कहना था कि वहां पे एक चीज जो प्लस पॉइंट है कि वहां सुप्रीम कोर्ट नैतिकता की चीजों को, सरकार की जो नालायकियां होती हैं, उसको चेक लगाने के लिए, और जो जैसे 19(1), वहां पे भी 19(1) ऐसा ही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम, कई फ्रीडम है। तो उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 19(1) जो पाकिस्तान के संविधान का है, उसको मजबूत रखने के लिए नागरिक जो लिबर्टी होती है, नागरिक की आजादी होती है, स्वतंत्रता होती है, उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वहां सुप्रीम कोर्ट एक पैर पे खड़ा है। ये बात उसने भारत के बारे में नहीं कही है, ये पाकिस्तान के बारे में कही है कि वहां पे एक प्लस पॉइंट है। इसी तरह बांग्लादेश के बारे में कहा है कि बांग्लादेश के पैरामीटर तो नीचे हैं,
लेकिन बांग्लादेश बहुत तेजी से ऊपर आ सकता है, क्योंकि उसमें वो इंस्टिंक्ट्स हैं। लेकिन नेशनल एवरेज आप ताज्जुब करेंगे कि पूरी दुनिया में 2/3 देश करप्ट हैं, भयंकर करप्ट हैं। भारत भी उसी में से है। मोदी जी कहते हैं कि दुनिया में तीसरे नंबर पे पहुंचने जा रहा है, जबकि भारत 2/3 करप्ट देशों में सबसे नीचे के खाने में है और सबसे नीचे के खाने में लगातार चल रहा है। ये इसकी खासियत है। मोदी जी जबकि इसको जीडीपी वॉल्यूम लेके बता रहे हैं कि ये तीसरे खाने पे है और पांचवें खाने पे है और तीसरे पे आने जा रहा। हकीकत बिल्कुल इसके खिलाफ है। एशिया पैसिफिक में आप ताज्जुब करेंगे जो जो देश आते हैं, जिसमें भारत भी है, बांग्लादेश, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, सोलोमन द्वीप, दक्षिण कोरिया व ताइवान, इन सारे देशों में इलेक्शन हो रहा। नतीजा ये हो रहा है कि इस रिपोर्ट पे कहा गया है कि जब भी इलेक्शन होते हैं, उसके 1 साल में भ्रष्टाचार को लेके कोई भी प्रयास नहीं किया जाता, क्योंकि भ्रष्टाचार से ही तो माल आएगा। तो भारत में भी उसने यही कहा है कि भारत में जब से चुनाव का ये माहौल चला है, तब से सिविल लिबर्टी के तमाम केसेस, सिविल लिबर्टी रोकने के, नागरिक अधिकारों को का हनन के कई केसेस आए हैं। सीधी सी बात है कि ईडी जिस तरह विपक्षियों पे छापा मार रही है, लालू यादव, तेजस्वी यादव से लेके केरल में, तमिलनाडु में, जिस तरह ईडी पश्चिम बंगाल में जा रही है, ये बात तो दुनिया में जा रही है ना कि सिर्फ विपक्ष ही करप्ट है और बाकी बीजेपी में आने के बाद वही विपक्ष दूध का धोया हो जाता है। ये बात दुनिया वाले भी तो देख रहे हैं ना। ये मोदी जी का कौन सा साबुन है जो कि अपनी पार्टी में आने के बाद जब लगाया जाता है तो पाक साफ हो जाता है। एक भी पार्टी का नेता नहीं जेल गया है, एक भी पार्टी के नेता पे ईडी का छापा नहीं पड़ा है। लेकिन विपक्ष के जितने भी पावरफुल नेता हैं, अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी के लोग, ये सारे लोग इस पूरे संकट में फंसे हुए हैं। तो इसी को लेके कहा है कि ग्लोबल करप्शन इंडेक्स में भारत 8 खाने नीचे आके 93rd स्थान पे पहुंच गया। ठीक वहीं, लगभग वहीं 95 पे था 2011 में, और ये 29 साल में भारत करप्शन इंडेक्स में सबसे नीचे के खाने में दूसरे नंबर पे है। मतलब कि अगर आप 29 साल का रिकॉर्ड देखें तो सबसे जब गिरी हुई स्थिति थी वो 2011 में थी, जिसमें अन्ना का आंदोलन हुआ था, जिसमें स्पेक्ट्रम और क्या था 2G वगैरह चल रहा था। सीएजी की रिपोर्ट आई थी। सीएजी की रिपोर्ट अब की भी आई है और सीएजी की रिपोर्ट में आप एक देखें, एक हाईवे बनता है, 15 गुना उसकी कास्ट रातों रात बढ़ जाती है बिना सैंक्शन के और पेमेंट हो जाता है। मैं द्वारका एक्सप्रेस वे गलत है, लेकिन वो जो भी किया हो, ये एक सच्चाई है कि ये चीजें देख रही हैं। फिर ग्लोबल ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में जो पैमाने होते हैं, उसमें यह भी देखा जाता है कि किस तरह इलेक्टोरल बॉन्ड लेके सत्ता पक्ष के लोग सारा का सारा उद्योगपतियों का जो अंशदान है वो अपनी तरफ ले रहे हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड के गोपनीयता के नाम पे किस तरह सरकार तो सारी चीजें जानती है कि कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट किसको दे रहा है, और अगर वो कांग्रेस को देता है तो छापा पड़ जाएगा भी। ये बात ग्लोबल ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स ने जब ये ग्लोबल करप्शन इंडेक्स बनाई, ये सब उसके संज्ञान में रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट में केस है, अभी फैसला नहीं हो रहा है, जबकि फैसला लिखा जा चुका है। आप ताज्जुब करेंगे, पूरी सुनवाई कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी भी वो सिलसिला चल रहा है। फैसला अभी तक नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने। एक तरफ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के बारे में वो कमेंट आपने सुना, और दूसरी तरफ भारत की सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके जिस तरह गोपनीयता के नाम पे दबंगई हो रही है सरकार की, किस तरह से गोपनीयता के नाम पे सिर्फ एसबीआई से ही वो बॉन्ड जारी होंगे। एसबीआई उनके कब्जे में है। एसबीआई को जब चाहे आप पकड़ सकते हैं, इशारा कर सकते हैं, जरा बताओ भाई किसने क्या दिया है।
तो ये सब देखते हुए भी सुप्रीम कोर्ट अभी तक चुप है। ये करप्शन इंडेक्स के खाते में संज्ञान में आया है। करप्शन इंडेक्स बनाते समय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के संज्ञान में आया है। तो ये दूसरा पहलू है इसका। अब तीसरा देखें, ये तो हो गया इलेक्टोरल बॉन्ड का। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपने रिपोर्ट पे कहा है कि जिस तरह से एक कानून बना के टेलीकॉम लॉ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोकने का खतरनाक खेल खेल रही है सरकार, ये भी एक पक्ष है। चुनाव के ठीक पहले टेलीकॉम रेगुलेशन एक्ट लाके, टेलीकॉम को रेगुलेटरी एक्ट लाके, और वो किस तरह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, ताकि सरकार के खिलाफ कोई बोलने ना पाए, बोलने तो लगे तो उसके खिलाफ एक्शन हो। ये सिलसिला आप देख रहे हैं कि चल रहा है। तो कुल मिला के ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारत में करप्शन बढ़ा है। भारत में करप्शन, और इसका सीधा सा है कि अडानी किस तरह से, आप देखें करप्शन दो तरह के हैं। जो भारत में करप्शन होता है वो पे ऑफ सिस्टम एंड शेक डाउन सिस्टम। यहां पे पे ऑफ सिस्टम के करप्शन में बहुत से देखेंगे अडानी किस तरह से फेक कंपनियां बना के यहां का पैसा जो ब्लैक मनी है वो बाहर ले जाते हैं, वहां ले जाके उन्हीं के भाई उस कंपनी के मालिक होते हैं, और एक चीनी होता है जो कि उस कंपनी का मालिक होता है, और वो पैसा फिर से वापस भारत में लाया जाता है साफ करके, जिसको हम कहते हैं धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। और ये सारा का पैसा फिर वापस भारत पे आ जाता है, पाक साफ होके, साफ सुथरा होके। ये पूरा केस जब राजपास हुआ, सरकार ने एक इंक्वायरी कमीशन नहीं बैठाई, और जो बैठाई वो सुप्रीम कोर्ट ने बैठाई, और वो भी बैठाई तो उसमें बहुत कुछ सामने आ नहीं पा रहा है। साफ साफ कह दिया है कमिटी ने कि साहब हम इसके आगे नहीं जा सकते, इस तो एक वॉल है, एक दीवार के सामने हम सर मार रहे हैं, इसके आगे नहीं जा सकते। तो ये सारी चीजें अगर आपने गौर से देखी हो, तो ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की संज्ञान में आई है कि किस तरह अडानी को वरीयता देने के लिए एक किसान कानून आया। किसान कानून में क्या क्या हुड़दंग हुए, इसलिए कि किसानों की खेती एक अडानी के हाथ में पहुंच जाए, तो और फिर गोदाम बनाए। अडानी कितने आश्वस्त थे कि गोदाम बनाना शुरू कर दिया। आज आप देख रहे हैं सब्जियों की जो रेट बढ़े हैं, कोई ताज्जुब नहीं है कि आपने मार्केट में मटर नहीं देखा होगा जितना हर साल आता था। वजह क्या है? हो सकता है कि इस तरह के लोग, अडानी और अंबानी जैसे लोग, इस मटर की होल्डिंग कर रहे हो और उसको फिर पैकेज करके साल भर बेचे, इसलिए गरीब आदमी को नहीं मिल रहा। अब इसका दूसरा करप्शन का तरीका देखिए, महंगाई बढ़ी है, सरकार जीएसटी लगा रही है। आपको ताज्जुब होगा कि दावा यह किया जाता है कि जीडीपी टैक्स रेशियो भारत में सबसे कम है। जी नहीं, ये डायरेक्ट टैक्स कम है आपका, लेकिन जीडीपी, अगर आप जीएसटी देखेंगे तो दुनिया में सबसे ज्यादा जीएसटी रेट अगर कहीं है तो वो भारत पे है, हाईएस्ट जीएसटी रेट है। और ये जीएसटी का जो पैसा आता है, इसका 50% निम्न वर्ग के लोग देते हैं। जो जीएसटी में कलेक्शन आता है, जो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सारे टैक्सेस से ऊपर है, इसका पैसा कौन देता है? इसका पैसा 50% जो नीचे का वर्ग है, मतलब जो धुर गरीब है, वो देता है। और 97% जो टोटल जीएसटी की आमदनी है, उसमें मिडिल क्लास है और लोअर क्लास है। अपर क्लास सिर्फ 3%, अपर क्लास सिर्फ 3% देता है। और जीएसटी में होता क्या है? हम जो कुछ भी खरीद रहे हैं, अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए एक किताब खरीदने जाते हैं, एक कॉपी खरीदने जाते हैं, बच्चे को कोई ड्रेस दिलाते हैं, उस कपड़े पे, उस फैब्रिक पे जीएसटी लगता है। नतीजा ये हुआ कि गरीब गरीब होता गया और अंबानी की संपत्ति, अडानी की संपत्ति बढ़ती गई। ये पूरा खेल है, इनडायरेक्ट टैक्स लाके, ताकि दिखाई ना दे, और धीरे से महंगाई बढ़ जाती है इनडायरेक्ट टैक्स से। और उस महंगाई के बढ़ने पे भी सरकार को टैक्स मिलता है, क्योंकि रेट बढ़ते हैं तो जीएसटी का रेट भी बढ़ जाता है।
जीएसटी भी ज्यादा आने लगती है। ये सारी की सारी जो चीजें आप देख रहे हैं, इसका सीधा पर्पस है कि हर हालत में हमने करप्शन को कई तरह से लगाए। हमने राज्य का करप्शन ये है कि वो जीएसटी के थ्रू हमसे वसूल कर रही है, महंगाई बढ़ती है तो राज्य की आमदनी बढ़ती है। और इसमें आप ताज्जुब करेंगे, ये शिक्षा और स्वास्थ्य पे नहीं खर्च हो रहा है। आपको ताज्जुब होगा, 70% हर गरीब के जेब से जो पैसा जाता है इलाज पे, वो निजी डॉक्टरों को जाता है, क्योंकि हमारे पास सरकारी अस्पताल नहीं है। बच्चों की शिक्षा पे 2% से भी कम जीडीपी का खर्च हो रहा है। शिक्षा के लिए एक गरीब आदमी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में 50% जो नीचे का तबका है, वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहा है, क्योंकि सरकारी स्कूल है नहीं, है तो उस लायक नहीं है। लेकिन सरकार हमसे टैक्स लेके जो मोदी जी का ये पूरा फरमेलिया देखते हैं आप, मोदी जी घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, ये सब हमारे टैक्स से होता है। तो अगर आप इन चीजों को समझ सके कि करप्शन बढ़ा है और पहले से 8 गुना, आप अगर आप देखें तो 8 खाने भारत फिसल गया है दुनिया में। 8 खाने, जबकि अंकों में अगर आप देखेंगे तो 2022 में 40 अंक मिले थे इसको, और 2023 में 39, एक ही अंक गिरा है। 0 सबसे करप्ट कहा जाता है और 100 सबसे अच्छा कहा जाता है। आप ताज्जुब करेंगे कि पिछले 12 साल में लगातार पूरा जो ये वो है, इसमें लगातार एक ही रहा है, जो एवरेज रहा है, करप्शन इंडेक्स का जो ग्लोबल एवरेज रहा है, वो समान रहा है। मतलब करप्शन कहीं भी खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन चीन ने 35 लाख लोगों को 10 साल के अंदर अफसरों को जेल में ठूस दिया। मोदी जी के यहाँ अफसर नहीं, विपक्षी जेल में जाता है। ये इसका कमाल है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि करप्शन हमारे यहाँ बुरी तरह बढ़ रहा है, जबकि अन्य देश हमसे आगे निकल रहे हैं, क्योंकि हमारा अंक जो था वो जो पिछले साल था लगभग वही रहा है। तो हम नीचे कैसे आ गए? इसका मतलब है कि कुछ अन्य देश थे जो कि हमसे करप्शन हटाने में, करप्शन उन्मूलन में बेहतर कर रहे हैं, इसलिए वो आगे बढ़ गए, हम वही के वही रहे या पीछे खिसक गए। तो कुल मिला के 8 पॉइंट हम नीचे आ गए हैं, 93rd पोजीशन पे हैं। भारत में करप्शन बढ़ा है, जबकि मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मोदी जी खाया भी जा रहा है, खाने भी दिया जा रहा है, सिर्फ ये है कि उसका तरीका बदल गया है। और चुनाव का टाइम है, आप जोर-जोर से राम राज्य लाएंगे, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट है, ये लोगों को आँख खोलने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम आप आज आपके सामने आए। मुझे लगता है कि अगर ये आपको पूरी तरह क्लियर हो गया है, तो इसे आप अन्य लोगों को भी बताएँ कि देश में हो क्या रहा है, राम राज्य किस तरह का आ रहा है और क्या यही राम राज्य की कल्पना है? क्या भगवान राम के राज्य में इसी तरह का करप्शन था? फिलहाल इतना ही, किसी अन्य मुद्दे पे आपसे फिर बात करेंगे, तब तक के लिए